चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की हवाई डाका। अच्छी कहानी है दोस्तों, अपराधियों की। ध्यान से सुनना। योगेंद्र सिंह उर्फ योगी के सामने रखे फोन की घंटी बजी तो उसने फोन उठाया। हेलो योगी स्पीकिंग। मिस्टर योगी, मैंने सुना है कि तुम राइफल से निशाना लगाने में उस्ताद हो। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं राइफल की गोली से तुम्हारी नाक की नोक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकता हूँ। बाय दी वे, तुम कौन हो? तुम मुझे अपना हमदर्द समझ सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 10-20 लाख रुपए कमाने का रास्ता दिखा दूँ। 10-20 लाख? हाँ, तुम इतना रुपया कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने सुना है कि निशानेबाजी के अतिरिक्त भी तुम हर तरह की लड़ाई लड़ सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं पैसे के लिए किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। गुड। तो तुम 15 मिनट के अंदर अंदर डुप्लेक्स रोड के अंत में जो वीरान खंडर है वहाँ पहुँच जाओ। मैं तुमसे वही मिलूंगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। ठीक 15 मिनट बाद योगी की मोटरसाइकिल खंडरों में प्रविष्ट हुई। मोटरसाइकिल एक स्थान पर रोक कर वह नीचे उतर पड़ा। मुझे बुलाने वाला तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने मजाक तो नहीं किया? तभी अचानक डिशुम नीचे गिरते हुए उछल कर दोबारा खड़ा हो गया। घुसा मारने वाला भी दीवार की ओर से निकलकर सामने आ गया था। तुमने मुझे घुसा मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहकर योगी ने उस पर छलांग लगाई। लेकिन याहू! गिरते हुए फिर स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछलकर खड़ा हो गया और छलांग लगाई। उफ! लेकिन दाढ़ी वाला भी कम फुर्तीला नहीं था। वह उल्टी कलाबाजी खाकर उठा और टांग घुमाकर मारी। आई! दाढ़ी वाले ने दोबारा टांग मारनी चाहिए तो दाढ़ी वाला नीचे गिरा। योगी ने उठकर उसके ठोकर मारनी चाहिए तो। ठहरो योगी। दाढ़ी वाले ने उठकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। लड़ाई खत्म, मुझे जो देखना था देख लिया। कौन हो तुम? क्या तुमने ही मुझे फ़ोन किया था? हाँ, मेरा नाम अल्बर्ट फ्रैंक है। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, फिर आगे बात करेंगे। पहले यह बताओ, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी ख्याति के अनुरूप हो या नहीं। दरअसल मुझे एक अनुभवी निशानेबाज और फुर्तीले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो समझो तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो गई। मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ, लेकिन काम क्या है? कुछ देर बाद वह शहर की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 21वीं मंजिल पर बने काफ़ी हाउस में बैठे थे। वह सामने जामनगर मर्केंटाइल के ऑपरेटिव बैंक की इमारत देख रहे हो? हाँ, क्या तुम वहाँ डाका डालना चाहते हो? बैंक में डाका नहीं डालना चाहता, लेकिन बैंक का रुपया जरूर लूटना चाहता हूँ। क्या मतलब? 5 मिनट प्रतीक्षा करो, फिर बताऊंगा। 5 मिनट बाद बाहर से हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। हेलीकॉप्टर? वह तो बैंक की छत पर उतर रहा है। हाँ, इमारत की छत पर हेलीपैड बना हुआ है। यह हेलीकॉप्टर वहाँ क्यों उतरा है? वह बैंक का निजी हेलीकॉप्टर है। यह बैंक एक तरह से प्राइवेट है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली सरकारी बैंकों से भिन्न है। इस हेलीकॉप्टर के द्वारा बैंक की सारी ब्रांचों से कैश इकट्ठा किया जाता है और उसे हेडक्वार्टर पहुंचाया जाता है। तो क्या बैंक की सभी शाखाओं की छत पर हेलीपैड बने हुए हैं? हाँ, बैंक का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। प्रतिदिन करोड़ों का लेन देन रहता है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी सुरक्षा प्रबंध का ही एक हिस्सा है। तो फिर तुम बैंक का रुपया कैसे लूटोगे? मैं इस हेलीकॉप्टर पर डाका डालना चाहता हूँ। हवाई डाका? हवाई डाका? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। इतनी जल्दी समझोगे भी नहीं। मैंने अपनी योजना बनाने में पूरे 1 वर्ष का समय लगाया है। पूरे वर्ष तक मैं इस हेलीकॉप्टर की उड़ानों का अध्ययन करता रहा हूँ। 20 बार मैंने इसका पीछा किया है। हेलीकॉप्टर का पीछा कैसे किया तुमने? हेलीकॉप्टर द्वारा ही। मैं खुद बहुत अच्छा पायलट हूँ और जामनगर फ्लाइंग क्लब का सदस्य हूँ। यह क्लब किराए पर हेलीकॉप्टर देता है। फिर तो तुम कमाल के आदमी हो। अर्र! वह हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हाँ, अब वह गांधी रोड वाली ब्रांच पर जाएगा और वहाँ से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाएगा। सुल्तानपुर तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, और रास्ते में एक काफ़ी बड़ा और घना जंगल है। हेलीकॉप्टर उस जंगल पर से उड़कर जाता है और हम उसी जंगल के ऊपर अपना हवाई डाका डालेंगे। योगी कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यार अल्बर्ट, तुम बड़ी कुत्ती चीज़ हो। क्या अनूठा काम करने का प्लान बना है? डाके तो मैंने भी बहुत डाले हैं, लेकिन ऐसा रोमांचक डाका कभी नहीं डाला। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। थैंक्स।
अगर हम कामयाब हो गए तो करोड़ों रुपए हाथ लगेंगे। उसके बाद जीवन भर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम ठीक कहते हो। कब करना होगा हमें यह काम? आज से ठीक 1 सप्ताह बाद। इस बीच मैं तुम्हें पूरी योजना समझा दूंगा और हम पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक 1 सप्ताह बाद अल्बर्ट और योगी सुल्तानपुर के जंगल में अपने किराए के हेलीकॉप्टर में बैठे थे। मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर बैंक के हेलीकॉप्टर को आ जाना चाहिए। और अगर आज उसने अपना रास्ता बदल दिया तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया ना कि पूरे वर्ष उसकी उड़ान का अध्ययन करता रहा हूँ। तभी दूर आकाश में हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। गड़गड़ गड़गड़। लो आ गया। चेहरे पर नकाब पहन लो। नकाब पहनकर अल्बर्ट ने कानों पर रेडियो हेडफोन चढ़ाने के बाद अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया। बैंक हेलीकॉप्टर का नंबर JM51 है और उसे सतीश शर्मा नामक पायलट उड़ा रहा है। उसके साथ एक गार्ड है। गार्ड की परवाह न करो, वह कुछ नहीं कर सकेगा। उनका हेलीकॉप्टर हवा में बुलंद हुआ और एक स्थान पर ठहर गया। अल्बर्ट ने अपना हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा दिया और कुछ ही देर में बैंक हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच गया। JM51 के पायलट ने उनके हेलीकॉप्टर को देखा। यह हेलीकॉप्टर हमारा पीछा क्यों कर रहा है? उससे रेडियो पर संपर्क करो कि क्या चाहता है। तभी JM51 के रेडियो पर स्वर उभरा। हेलो JM51, अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी 237 पर सेट कर लो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अल्बर्ट अपना हेलीकॉप्टर थोड़ा दाईं ओर ले गया ताकि पायलट योगी के हाथ में राइफल देख ले। सवाल पूछने की जरूरत नहीं है और न ही टावर से संपर्क मिलाने की कोशिश करना। तुम देख ही रहे हो कि हम तुम्हें निशाना बनाए हुए हैं। ओह गार्ड, यह तो डाकू लगते हैं। तुम ठीक समझे। अब तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को नीचे जंगल में उतार लो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसे चेतावनी देनी होगी। योगी, मैं हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तुम बहुत सावधानी से गोली चलाना, चिंता न करो। अल्बर्ट ने हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे बढ़ाया और योगी ने निशाना साधा। दाएं, तड़ाक। JM51 का पायलट घबराकर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? गोली पेट्रोल टंकी में भी लग सकती थी। तो फिर नीचे उतरो, जल्दी। पायलट सतीश शर्मा ने बेबसी से अपने गार्ड की ओर देखा। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके निशाने पर हैं। तो क्या नीचे उतरूं? तभी योगी ने दूसरी गोली चलाई। धाएं, तड़ाक। पायलट सतीश शर्मा घबरा कर चिल्लाया, ठहरो, हम उतर रहे हैं। गुड। अपना हेलीकॉप्टर दाईं ओर मोड़ लो। 1 मील उड़ने के बाद नीचे एक मैदान नजर आएगा, वही हेलीकॉप्टर उतार लो। JM51 के पायलट को उसके आदेश का पालन करना पड़ा। फिर दोनों हेलीकॉप्टर साथ साथ उस मैदान में उतरे। इंजन बंद कर दो और हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाओ, जल्दी। इंजन बंद करके पायलट सतीश शर्मा अपने गार्ड के साथ नीचे उतराया। तुम्हारी गन कहाँ है? हेलीकॉप्टर में। अल्बर्ट भी हेलीकॉप्टर से बाहर आया। अब तुम दोनों यहाँ से तुरंत जंगल में भाग जाओ। जान बचाना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। वह दोनों राइफल के सामने विवश थे, इसलिए भागकर जान बचानी पड़ी। उनके जाते ही अल्बर्ट JM51 के भीतर घुस गया। सबसे पहले इसका रेडियो सिस्टम तोड़ना होगा। फिर उसने हेलीकॉप्टर की फ्यूल लाइन काट डाली। सारा पेट्रोल बहा देता हूँ। चलो योगी, थैले उठाओ। दोनों ने फुर्ती के साथ थैले निकालकर अपने हेलीकॉप्टर में रखे और कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ चला। हम कामयाब हो गए हैं अल्बर्ट। हाँ, वह हमारा पीछा नहीं कर सकेंगे और न ही कहीं संदेश भेज सकेंगे। हमारे पास अभी काफ़ी समय है। JM51 के पायलट ने जंगल से लुटेरों के हेलीकॉप्टर को उड़कर जाते देखा। वह चले गए। चलो अपने हेलीकॉप्टर को देखते हैं। चलो, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं होगा। वह सब लूट कर ले गए होंगे। दौड़ते हुए वह अपने हेलीकॉप्टर के निकट आए। ओ लुटेरे, इसकी फ्यूल लाइन काट गए हैं। सारा पेट्रोल बह चुका है। हेलीकॉप्टर पर पहुंचकर और रेडियो भी बेकार कर गए हैं। फिर अब क्या करें? हेडक्वार्टर को सूचना देनी जरूरी है। चलो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। उधर कुछ दूर उड़ान भरने के बाद अल्बर्ट ने फिर एक मैदान में हेलीकॉप्टर उतार दिया। यहाँ से पहले ही दो गाड़ियाँ खड़ी कर गए थे। नीचे उतरकर उन्होंने बैंक के थैले खोले। सिर्फ नोट निकालो, चेक, बांड और जरूरी कागजात थैलों में ही रहने दो। योगी भी अपने बैग में नोट भर रहा था। यहाँ हिस्से का कोई सवाल नहीं है योगी, जितना ले जा सकते हो ले जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, 20-30 लाख काफ़ी हैं। कुछ ही देर में उन्होंने नोटों से अपने बैग भर लिए और उन्हें ले जाकर गाड़ियों में रख दिया। काम पूरा हो जाने के बाद अल्बर्ट ने योगी से हाथ मिलाया। ओके योगी,
अब हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और साथ ही तुम यह भी भूल जाना कि हमने साथ मिलकर कोई डकैती डाली थी। इसी में हम दोनों की भलाई है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अच्छा, गुड बाय। योगी अपनी कार में बैठकर पहले रवाना हुआ। कुछ ही देर में योगी की कार नज़रों से ओझल हो गई। अल्बर्ट ने 5 मिनट प्रतीक्षा की, फिर जेब से रिमोट कंट्रोल करने वाला यंत्र निकाला और एक बटन दबा दिया। ओके योगी, गुड बाय। योगी की कार तेजी से कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक उसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धड़ाम। 5 मिनट के भीतर कार और योगी लाखों रुपयों के साथ जलकर भस्म हो चुके थे। 10 मिनट बाद अल्बर्ट अपनी कार में जलती हुई कार के निकट से गुजरा। आई एम सॉरी योगी, मैं इस डाके का कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारी कार में बम रख दिया था। 2 घंटे बाद अल्बर्ट की कार बम्बई शहर की सीमा के निकट पहुंच गई। सीमा से पहले उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और अपना बैग लेकर नीचे उतरा। शहर की सीमा में आकर उसने टैक्सी ली और उसमें सवार हो गया। आधे घंटे बाद वह अपने फ्लैट में सुरक्षित पहुंच चुका था। थैंक्स गॉड, अब मैं हर खतरे से बाहर हूं। बाथरूम में आकर वह आईने के सामने खड़ा हुआ और अपना मेकअप उतारने लगा। शक्ति सिंह वास्तव में मुंबई का कुख्यात अपराधी था। अब अल्बर्ट फ्रैंक को भी विदा करता हूं और अपने असली रूप में वापस आता हूं। आज से मैं फिर शक्ति सिंह हूं। जामनगर मर्केंटाइल को ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मिस्टर बसंत केलकर स्पेशल एजेंट सागर के खास दोस्तों में से हैं। डकैती की खबर सुनते ही सागर उनसे मिलने पहुंच गया। घबराओ नहीं बसंत डियर, डाकू जरूर पकड़े जाएंगे। मेरा बैंक तबाह हो गया है सागर, मैं बर्बाद हो गया हूं। तुम्हें देखकर मेरा हौसला बढ़ा है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा यह काम नहीं है, फिर भी मैं दोस्ती के नाम पर अपील करता हूं कि तुम मेरी मदद करो, उन डाकुओं को पकड़ो। मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूं बसंत। चलो मुझे घटना स्थल पर ले चलो। पहले वह उस स्थान पर पहुंचे जहां JM51 को लूटा गया था। कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? नो सर, यहाँ कुछ नहीं है। डाकुओं ने कोई निशान नहीं छोड़ा है। उनकी अगली मंजिल वह स्थान थी जहां डाकुओं ने अपना हेलीकॉप्टर छोड़ा था। इस हेलीकॉप्टर के यहाँ होने की सूचना कैसे मिली थी? एक किसान अपने ट्रैक्टर में यहाँ से गुजर रहा था। उसने हेलीकॉप्टर देखकर पुलिस को सूचित किया था। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जली हुई कार और एक लाश भी मिली है। वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर ने बताया, डाकू बहुत चालाक थे सर। हेलीकॉप्टर में किसी की उंगलियों के निशान नहीं है। वैसे भी डाकू दस्ताने पहने हुए थे। यह बयान खुद बैंक हेलीकॉप्टर के पायलट ने दिया है। यहाँ इर्द गिर्द भी कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे डाकू की पहचान हो सके। फ्लाइंग क्लब के मैनेजर मिस्टर विकास आनंद भी वहाँ मौजूद थे। सागर ने उनसे बात की। यह हेलीकॉप्टर आपके क्लब का है? जी हाँ, आज सुबह ही इसे अल्बर्ट फ्रैंक नामक व्यक्ति ने किराए पर लिया था। यानी वह व्यक्ति अल्बर्ट फ्रैंक आपके क्लब का सदस्य था? जी हाँ, वह पिछले 1 वर्ष से क्लब का मेंबर था। आप अपने मेंबरों का पूरा रिकॉर्ड जरूर रखते होंगे। अल्बर्ट फ्रैंक का रिकॉर्ड भी होगा, वह रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्लब के कार्यालय चलना होगा। जरूर चलूँगा, लेकिन पहले मैं वह जली हुई कार और लाश देखने जा रहा हूँ। आप यही हमारी प्रतीक्षा कीजिए। आओ बसंत। जली हुई कार को पुलिस के विशेषज्ञों ने घेरा हुआ था। सागर जब वहां पहुंचा तो एक विशेषज्ञ ने बताया, कार में बम फटा है। एक व्यक्ति की लाश मिली है जो जलकर पहचान के काबिल नहीं रही है। कुछ जले हुए नोट भी मिले हैं। नोट मिलने का अर्थ है कि इस कार में उन दोनों डाकुओं में से एक यात्रा कर रहा था, और बम फटने का अर्थ है कि उसके साथी ने ही किसी सोची समझी स्कीम के तहत इस कार में बम रखा था। वह शायद अपने इस साथी से पीछा छुड़ाना चाहता था। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। यह कार भी चोरी की थी। आज सुबह ही इसे शहर से चुराया गया था। मामला काफ़ी दिलचस्प है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि अल्बर्ट फ्रैंक नामक कोई व्यक्ति इस वारदात में शामिल है, लेकिन अब यह समझना मुश्किल है कि मरने वाला व्यक्ति कहीं खुद ही अल्बर्ट फ्रैंक तो नहीं था। मेरा ख्याल है पहले अल्बर्ट फ्रैंक के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। वह वापस हेलीकॉप्टर के निकट पहुंचा और फ्लाइंग क्लब के मैनेजर को गाड़ी में बिठाने के बाद सागर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, मैं इस केस पर निजी रूप से काम कर रहा हूं। इसकी अनुमति मैंने गृह मंत्रालय से ले ली है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे। आपको सहयोग देकर मुझे खुशी होगी सर। थैंक्स। मैं इस समय फ्लाइंग क्लब जा रहा हूँ। इस बीच अगर कोई महत्वपूर्ण बात मालूम हो जाए तो मुझे वहीं सूचना भेज दीजिए। ओके। फ्लाइंग क्लब के कार्यालय में
यह अल्बर्ट फ्रैंक की रिकॉर्ड फाइल है। फाइल में अल्बर्ट फ्रैंक का चित्र था, साथ ही उसके निवास स्थान का पता भी दर्ज था। सागर ने ध्यानपूर्वक फाइल का अध्ययन करने के बाद पूछा, अल्बर्ट फ्रैंक को क्लब का सदस्य बनाने की सिफारिश किसने की थी? मेरा मतलब है किसी ने उसकी गारंटी दी होगी, तभी उसे क्लब का सदस्य बनाया गया होगा। हमारे असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर बलराज उसे जानते थे, उन्होंने ही उसे क्लब का सदस्य बनाया था। शायक मैनेजर बलराज को बुलाया गया। अल्बर्ट फ्रैंक को आप कब से जानते हैं? 1 वर्ष से। उसने मुझ पर एक उपकार किया था, तभी से मैं उसे पसंद करने लगा था। और जब उसने मुझे बताया कि वह शौकिया पायलट है और क्लब का सदस्य बनना चाहता है, तो मैंने उसे सदस्य बनवा दिया। यानी आपकी उससे बहुत पुरानी पहचान नहीं थी। बाद बाय द वे, उसने आप पर क्या उपकार किया था? उसने मुझे 2 गुंडों के हाथों से बचाया था। बलराज ने घटना विस्तार से बताई। एक रात 2 लुटेरों ने मुझे घेर लिया था। तेरे पास जो कुछ है निकाल दे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, साले पेट फाड़ दूंगा। तभी अल्बर्ट फ्रैंक ने न जाने कहां से आ पहुंचा और उन गुंडों से भिड़ गया। डिसूं, सालों शरीफ आदमी को चाकू दिखाते हो। उसने दोनों गुंडों को मारकर भगा दिया। भाग यहां से, तड़ाक। और तभी से हमारी दोस्ती हो गई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है दोस्त। बस उसके बाद हम मिलते रहे और फिर अल्बर्ट के कहने पर मैंने उसे क्लब का सदस्य बनवा दिया। अगर इस वारदात के पीछे अल्बर्ट फ्रैंक का हाथ है, तो मैं कह सकता हूं कि वह गुंडों वाला नाटक तुमसे दोस्ती करने के लिए खेला होगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि वह 1 वर्ष से इस डाके की प्लानिंग कर रहा था। हाँ, ऐसे कामों की तैयारी सालों से की जाती है। और अब मैं यह भी कह सकता हूँ कि अल्बर्ट फ्रैंक का यह असली रूप नहीं होगा। वह अवश्य ही अल्बर्ट के रूप में कोई और व्यक्ति रहा होगा। तभी फोन की घंटी बजी। यह फोन सागर के लिए था। हेलो। हाँ, अच्छा, फिर तो मामला साफ है। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद, लीजिए, एक समस्या तो हल हुई। कार में जलकर मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वह योगेंद्र सिंह उर्फ योगी नामक कोई बदमाश था। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया है कि संयोगवश उसकी जेब में रखे कुछ कागज जलने से बच गए थे, जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी था। उसी से पहचान हुई है। योगी का रिकॉर्ड पुलिस में अच्छा नहीं था। फिर तो बात साफ हो जाती है। अल्बर्ट और योगी ने मिलकर डाका डाला होगा और बाद में अल्बर्ट ने योगी को भी रास्ते से हटा दिया ताकि उसके विरुद्ध कोई सबूत बाकी न बचे। हाँ, और अब हमें अल्बर्ट फ्रैंक की तलाश करनी है। मैं पुलिस पार्टी लेकर उसके फ्लैट पर जाता हूँ। आधे घंटे बाद सागर पुलिस पार्टी के साथ उस बिल्डिंग में पहुंचा जिसके एक फ्लैट में अल्बर्ट रहता था। बिल्डिंग की मालकिन एक अधेड़ महिला थी। हम आपके एक किराएदार अल्बर्ट फ्रैंक से मिलने आए हैं। अल्बर्ट फ्रैंक तो 4 दिन पहले फ्लैट खाली कर गया है। ओह अच्छा, आप हमें उस फ्लैट में ले चलिए जहां वह रहता था। महिला उन्हें फ्लैट में ले आई जो अभी खाली पड़ा था। अरे, यहाँ तो ताज़ा रंग रोगन हुआ लगता है। यह रंग वगैरह आपने कराया है? मैंने कुछ नहीं कराया। फ्लैट खाली करने से पहले अल्बर्ट ने रंग वगैरह कराया था। उसने फर्नीचर तक पॉलिश करा दिया था। उसका कहना था कि वह फ्लैट साफ करके वापस करेगा। अरे, वह इस फ्लैट में कब से रहता था? 1 वर्ष से। वह बहुत अच्छा किराएदार था। उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से उसकी उंगलियों के निशान मिल सकेंगे। वह बहुत चालाक था। जाने से पहले फ्लैट में रंग कराकर वह सारे निशान मिटा गया है। फिर भी आप कोशिश कीजिए, शायद कोई निशान मिल जाए। पुलिस दल के साथ आए विशेषज्ञों ने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से एक एक चीज चेक करो। सागर लैंड लेडी के साथ फ्लैट से बाहर निकल आया। अल्बर्ट फ्रैंक आपका किराएदार बनने सवा आया था या किसी ने उसकी सिफारिश की थी? मैंने अखबार में फ्लैट खाली होने का इश्तिहार दिया था, जिसे पढ़कर वह सवा आया था। वह मेरा मुंह मांगा किराया देने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए मैंने उसे फ्लैट दे दिया था। आप उसके बारे में कोई विशेष बात बता सकती हैं जिससे पुलिस को उसे तलाश करने में मदद मिले? मैं उसके विषय में अधिक कुछ नहीं जानती। मुझे तो वह बहुत अच्छा इंसान लगा था। उससे कोई मिलने भी नहीं आता था। वैसे वह दूसरों की मदद करके खुश होता था। आपका मतलब है वह परोपकारी था? लैंड डैडी उसे अपने दफ्तर में ले आई। मेरा मतलब था कि वह दूसरों के काम आता था। अभी 10 दिन पहले की बात है। मेरी लकड़ी की अलमारी का एक दरवाज़ा उखड़ गया था। मैं उसे ठीक कराने के लिए कारपेंटर को बुलाना चाहती थी, लेकिन अल्बर्ट ने कहा कि वह अलमारी खुद ठीक कर देगा। फिर वह बाजार जाकर लोहे के कब्जे ले आया और उसने अलमारी के दरवाजे के कब्जे बदल डाले। लैंड लेडी से
काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद भी सागर कोई काम की बात मालूम नहीं कर सका था। पुलिस विशेषज्ञों को भी अल्बर्ट के फ्लैट से किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। सागर ने लैंड लेडी को धन्यवाद देते हुए कहा, आपके शौक के लिए धन्यवाद मैडम। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको एक बार फिर कष्ट देने आ सकते हैं। मुझे आपके साथ शौक करके खुशी होगी। उसी रात सागर बैंक के चेयरमैन मिस्टर बसंत केलकर के साथ बैठा था। बसंत डियर, मैंने ऐसा चालाक अपराधी आज तक नहीं देखा। वह 1 वर्ष तक एक फ्लैट में रहा और वहां अपनी पहचान का एक निशान भी नहीं छोड़ा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा? जब कोई सुराग नहीं मिलेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा? एक बात का तो मुझे विश्वास है कि अल्बर्ट जरूर कोई आदिम मुजरिम था। अगर हमें कहीं से उसकी उंगलियों के निशान मिल जाते तो शायद पुलिस रिकॉर्ड की मदद से उसका पता लगाया जा सकता था और उंगलियों के निशान हमें मिलेंगे नहीं। अचानक सागर के मस्तिष्क में एक पटाखा सा छूटा। एक विचार आते ही उसमें जोश सा भर गया। ओ बसंत डियर, मुझे आशा की एक किरण नजर आई है। चलो उठो, अपनी गाड़ी निकालो जल्दी। कहाँ चलना है? सागर ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? अल्बर्ट की लैंड लेडी से मिलने। लैंड लेडी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आप इतनी जल्दी दोबारा आएंगे इसकी आशा नहीं थी। अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मादाम, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं आपकी वह अलमारी देखना चाहता हूँ जिसे अल्बर्ट फ्रैंक ने ठीक किया था। लैंड लेडी उन्हें अपने रिहायशी फ्लैट में ले आई। यह अलमारी है जिसे फ्रैंक ने ठीक किया था। लेकिन इस अलमारी में आप क्या देखना चाहते हैं? सागर ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आगे बढ़कर अलमारी खोली। यह तो खाली है। हाँ, ठीक होने के बाद मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इस पर पॉलिश कराना चाहती थी। मादाम, क्या मैं आपकी इस अलमारी का दरवाज़ा एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ? दरवाज़ा उधार? जी हाँ, मुझे विश्वास है कि इस दरवाजे के कब्जों पर मुझे अल्बर्ट फ्रैंक की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। शाम को आपसे हुई बातचीत के आधार पर मुझे अचानक यह विचार आया है। ठीक, आप दरवाज़ा ले जाइए। सागर ने बहुत सावधानी से पेचकस की मदद से अलमारी का दरवाज़ा खोल लिया। बसंत डियर, दुआ करो कि मेरा विश्वास ठीक निकले। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने उसी वक्त फिंगरप्रिंट के लिए लेबोरेटरी पहुंचा दिया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा सागर पुलिस स्टेशन में ही करता रहा। आपने आदेश दे दिया था न कि हमें रिपोर्ट तुरंत चाहिए? जी हाँ, मेरा ख्याल है रिपोर्ट बस आने ही वाली होगी। कुछ ही देर बाद लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई है सर। वेरी गुड। रिपोर्ट के अनुसार अलमारी के दरवाजे और लोहे के कब्जों पर उंगलियों के निशान मौजूद हैं। अब कुछ बात बनती नजर आती है, लेकिन केवल इन उंगलियों के निशान से अपराधी का पता कैसे चलेगा सर? मेरा अपना अनुमान है कि अल्बर्ट फ्रैंक के रूप में कोई बड़ा अपराधी हमसे आंख मिचौली खेल रहा है। मैं चाहता हूं कि उंगलियों के इन निशानों की एक एक कॉपी सभी बड़े शहरों की पुलिस को भेज दी जाए ताकि वह अपने रिकॉर्ड में चेक करे कि यह निशान किसी अपराधी से मिलते हैं या नहीं। समय नष्ट किए बिना उसी वक्त निशानों की कापियां विभिन्न शहरों को भिजवा दी गई। अगले दिन शाम को सागर और बसंत केलकर की कोठी में लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर आ पहुंचा। आपके लिए खुशखबरी लाया हूं सर। क्या अपराधी का पता चल गया है? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मुझे बंबई पुलिस का वायरलेस संदेश मिला है। उनका कहना है कि उंगलियों के निशान बंबई के एक कुख्यात अपराधी शक्ति सिंह के हैं। शक्ति सिंह? उसे तो मैं खूब जानता हूँ। वह बहुत ही चालाक और खतरनाक अपराधी है। जी हाँ, और संदेश में यह भी बताया गया है कि शक्ति सिंह को पिछले 1 वर्ष से बंबई में नहीं देखा गया, लेकिन पिछली रात ही वह बंबई के एक नाइट क्लब में नजर आया था। तो बात बिल्कुल साफ हो गई कि शक्ति सिंह ही ने अल्बर्ट फ्रैंक बनकर यह कारनामा अंजाम दिया है। उसे गिरफ्तार करने मैं खुद बंबई जाऊंगा बसंत। यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। अगर शक्ति सिंह को जरा भी शक हो गया कि पुलिस ने उसे पहचान लिया है तब तो वह अंडरग्राउंड हो जाएगा और उसे खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तुम अकेले उसे गिरफ्तार करने जाओगे? हाँ, यहाँ से मैं अकेला जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो बंबई पुलिस की मदद ले लूंगा। सर, मैंने बंबई पुलिस को कह दिया है कि वह शक्ति सिंह पर नजर रखे। यह आपने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है मुझे बंबई के लिए अभी रवाना हो जाना चाहिए। कोई गैर जरूरी खतरा मोल न लेना सागर। कुछ देर बाद ही सागर अपनी कार में बंबई के लिए रवाना हो गया। 2 घंटे की यात्रा के बाद रात्रि 8 बजे उसकी गाड़ी बंबई पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रुकी। पुलिस थाना। पुलिस कमिश्नर मिस्टर अरुण दीवान सागर से परिचित थे।
हेलो मिस्टर सागर, मुझे सूचना मिल गई थी कि आप आ रहे हैं। फिर तो आपने मेरी आसामी को चेक कर रखा होगा। जी हाँ, हम आपके आसामी यानी शक्ति सिंह की निगरानी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली है कि शक्ति सिंह इस वक्त ब्लू नाइट क्लब में बैठा है, तो मैं तुरंत ब्लू नाइट क्लब जाता हूँ। आप भी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पहुँचिए। और सागर तुरंत ही ब्लू नाइट क्लब के लिए रवाना हो गया। ब्लू नाइट क्लब के हॉल में शक्ति सिंह एक टेबल पर बैठा था। उसके सामने विदेशी शराब की बोतल रखी थी। एक तंदूरी मुर्गा लाओ जल्दी। सागर ने क्लब के हॉल में प्रवेश किया और दूर से ही शक्ति सिंह को पहचान लिया। वह रहा शक्ति सिंह, और वह सीधा शक्ति सिंह की टेबल पर पहुंचा। हेलो मिस्टर शक्ति सिंह उर्फ अल्बर्ट फ्रैंक, कौन हो तुम? मेरा नाम सागर है और इस वक्त मैं जामनगर बैंक की हवाई डकैती की तफ्तीश कर रहा हूँ। मिस्टर अल्बर्ट फ्रैंक, मेरा नाम अल्बर्ट फ्रैंक नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें तुम्हारा नाम याद दिलाना पड़ेगा, डिसूं। शक्ति सिंह फुर्ती से उठा और सागर पर हमला किया, लेकिन सागर ने वार बचाकर उसे अपने कंधों पर लाद कर उठा लिया और फिर एक टेबल पर पटक दिया। तड़ाक। बोलो, अपना नाम याद की आया या नहीं? यू रास्कल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सागर की ठोकर ने उसे फिर धूल चटा दी। धप। जब तक तुझे अपना नाम याद नहीं आएगा इसी तरह पीटेगा। उफ, कट। इस बार शक्ति सिंह जब उठा तो जेब से रिवॉल्वर निकाल चुका था। मुझ पर हाथ उठाने वाला जीवित नहीं बचता। तभी हाल के दरवाजे में कमिश्नर साहब नजर आए। धाए। तुरंत ही सिपाहियों ने उसे अपने काबू में कर लिया। छोड़ दो मुझे। शक्ति सिंह उर्फ अल्बर्ट फ्रैंक, तुम्हें जामनगर कोऑपरेटिव बैंक के हेलीकॉप्टर को लूटने और अपने साथी योगेंद्र सिंह की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। और जब उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस जीप में बिठाया जा रहा था, तुम लोग कभी यह साबित नहीं कर सकोगे कि मैं अल्बर्ट फ्रैंक हूं। हम यह साबित कर चुके हैं शक्ति सिंह। यद्यपि तुमने बहुत चालाकी से सारे काम किए थे, लेकिन एक गलती ने तुम्हारा सारा खेल बिगाड़ दिया। कौन सी गलती? जामनगर में तुमने अपनी लैंडलेडी की जो अलमारी ठीक की थी, उसके कब्जों पर से तुम अपनी उंगलियों के निशान मिटाना भूल गए थे। वही निशान अदालत में साबित कर देंगे कि तुम अल्बर्ट फ्रैंक बनकर 1 वर्ष तक जामनगर में रहे हो। ओ माय गॉड, मुझसे यह गलती कैसे हो गई? चालाक से चालाक अपराधी भी कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और यही गलती उसके पतन का कारण बनती है। जाओ, अब हवालात की हवा खाओ। अगली सुबह सागर अपने दोस्त बसंत केलकर को बता रहा था। उसने अपना अपराध मान लिया है। बैंक को उसके फ्लैट से रुपया भी बरामद हो गया है। थैंक्स सागर डियर। समाप्त दोस्तों, अच्छी जासूसी स्टोरी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।